हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 7 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है हर्षवर्धन। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। चलिए देखते हैं। रानी यशोमती के गर्भ से 590 ईस्वी में ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को हर्ष का जन्म हुआ था। देखिए दोस्तों, जो हर्षवर्धन है उनका जन्म कब हुआ था, तो इनकी माता का सबसे पहले इनकी माता का नाम जान लेते हैं। तो इनकी माता का नाम है रानी यशोमती, ठीक है, जिनके गर्भ से 590 ईस्वी में ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को इनका जन्म हुआ था। किसका? तो हर्षवर्धन का। उसके पिता प्रभाकर वर्धन थानेश्वर के योग्य एवं प्रतापी शासक थे। जो हर्षवर्धन है, इनके पिता जो थे, इनके पिता का नाम जानते हैं प्रभाकर, ठीक है, प्रभाकर वर्धन। इनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन, जो थानेश्वर के योग्य और प्रतापी शासक थे। आगे देखते हैं। जिन्होंने भारत पर आक्रमण करने वाले हुनों का बड़ी कुशलता से दमन किया था। पिता की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन गद्दी पर बैठे। देखिए दोस्तों, इनके पिता जो हर्षवर्धन के पिता थे, उन्होंने भारत पर आक्रमण करने वाले जो हुन थे उनको बड़ी कुशलता से दमन कर दिया था। और जब इनकी मृत्यु हो गई, तो हर्षवर्धन के पिता की मृत्यु हो गई, तो हर्षवर्धन के बड़े भाई जिनका नाम था राज्यवर्धन, वो गद्दी पर बैठ गए। आगे देखते हैं। इसी बीच मालवा के राजा ने हर्ष की छोटी बहन राज्यश्री के पति ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। देखिए दोस्तों, इसी बीच जब ये हो रहा था, तो मालवा के राजा जो थे वो हर्ष की छोटी बहन, जिसका नाम राज्यश्री है, ठीक है, हर्षवर्धन की छोटी बहन का नाम राज्यश्री है, उसके पति का नाम है वर्मा, ठीक है, उसकी हत्या कर दी थी। किसने? तो मालवा के राजा ने। राज्यश्री को कैद करके कारागार में डाल दिया गया था। और जो उनकी छोटी बहन थी, अर्थात हर्षवर्धन के जो छोटी बहन थी, उसके पति को मारकर और उसको कारागार में डाल दिए थे। आगे देखते हैं। इस अपमान का बदला लेने के लिए राज्यवर्धन ने मराठों पर चढ़ाई कर दी और युद्ध में वह विजयी हुए, किंतु लौटते समय बंगाल के राजा शशांक द्वारा मार डाले गए। देखिए दोस्तों, जब ये सब हुआ, यानी उनकी बहन को कारागार में डाल दिया गया, तब वो इसको अपमान समझकर वो बदला लेने के लिए चले जाते हैं। कौन? तो राज्यवर्धन। और मराठों पर ये चढ़ाई कर देते हैं, यानी कि मराठों पर ये आक्रमण शुरू कर देते हैं। और जब युद्ध होता है तो उसमें जो राज्यवर्धन होते हैं वो विजयी हो जाते हैं। लेकिन उसी बीच क्या होता है कि जब वो वापस लौटते रहते हैं, तो बंगाल के राजा जो शशांक थे, उनके द्वारा, यानी कि उन्होंने राज्यवर्धन को मार डाला। आगे देखते हैं। हर्ष अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ था जब ये घटनाएं हो रही थी। तो हर्ष जो थे वो अभी 16 वर्ष के भी नहीं हुए थे। वह भाई राज्यवर्धन की मृत्यु पर अत्यधिक दुखी हुआ और राजपाट छोड़ने को तैयार हो गया। देखिए दोस्तों, और जब उसे अपने राज्यवर्धन, यानी अर्थात उसके भाई की मृत्यु का पता चलता है, तो बहुत ही दुखी होते हैं और वो राजपाट छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच क्या होता है, आइए देखते हैं। इस पर मंत्रियों ने उसे बहुत समझाया और राजा बनने की सविनय प्रार्थना की। देखिए दोस्तों, जब वो राजपाट सब छोड़ना चाहते थे, तो मंत्री उनसे निवेदन करते हैं कि आप ये राजपाट न छोड़ें, आप राजा बन जाएं, ये सभी प्रार्थना करते हैं। तब शिलादित्य उपनाम ग्रहण करके हर्ष 606 ईस्वी में कन्नौज के सिंहासन पर बैठा। तब शिलादित्य उपनाम इनको ग्रहण हुआ और 606 ईस्वी में कन्नौज के सिंहासन पर हर्षवर्धन बैठ गए। हर्ष के कर्मचारियों ने उसे दिग्विजय के लिए प्रेरित किया। हर्ष ने पहले
शशांक को परास्त किया। उसके बाद राजश्री का पता लगाया। देखिए दोस्तों, जो शशांक था वो हर्षवर्धन के भाई की मृत्यु कर दिया था, तो पहले उससे वो युद्ध करते हैं और उसे परास्त करते हैं। फिर उसके बाद वो अपनी छोटी बहन को खोजते हैं, अर्थात राजश्री को। आगे देखते हैं। जो जंगल में चीतों में जलने जा रही थी और उसे जीवन पर्यंत अपने पास रखा। देखिए दोस्तों, ये लाइन का कहने का यह तात्पर्य है कि जब वो उसे खोज रहे थे तो वो जंगल में थी। कौन? तो राजश्री, ठीक है। और उसे खोज रहे थे और वो जो राजश्री थी वो मरने जा रही थी। देखिए यहाँ पे लिखा है चितों में जलने, यानी कि जो चिता था उसमें जलने जा रही थी। तभी उसी वक्त वहाँ पे राज्यवर्धन आते हैं और उसे बचा लेते हैं और उसे जीवन पर्यंत अर्थात जीवन भर के लिए अपने पास ही रख लेते हैं। अपनी योग्यता के बल पर वह 40 वर्ष से अधिक समय तक शांति के साथ राज्य करने में समर्थ रहा। देखिए दोस्तों, और फिर उसके बाद वो अपनी योग्यता के बल पर 40 वर्ष से अधिक समय तक उन्होंने शांति के साथ अपना राज्य समर्थन किया था। हर्ष के समय में भारत को अपने इतिहास के एक अत्यंत महत्वपूर्ण युग को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो हर्षवर्धन थे, जो उनके समय में भारत को अपने इतिहास के एक अत्यंत महत्वपूर्ण युग को देखने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आगे देखते हैं। हर्ष धार्मिक विषयों में उदार और विद्या प्रेमी था। जो हर्ष थे वो उदार और विद्या प्रेमी अर्थात विद्या से प्रेम करते थे, ठीक है, शिक्षा से। आरंभ में वह शैव, किंतु दिग्विजयों के उपरांत उसने तथा उसकी बहन राजश्री ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। देखिए दोस्तों, जो वो थे हर्षवर्धन और राजश्री, वो दोनों बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। हर्ष ने संस्कृति भाषा में रलावली, नागनंदन और प्रियदर्शिका नामक नाटक लिखे। जो हर्षवर्धन थे वो संस्कृत भाषा में, जो ये रलावली है वो संस्कृत भाषा में लिखी है, और नागनंदन है ये भी संस्कृत भाषा में, और प्रियदर्शिका भी इन्होंने संस्कृत भाषा में, ये तीनों नाटकें इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखी है। साथ ही उसने एक व्याकरण ग्रंथ की भी रचना की। जो हर्षवर्धन थे उसके साथ साथ उन्होंने एक व्याकरण ग्रंथ की भी रचना की है। हर्ष सरकारी जमीन की आय का एक चतुर्थांश विद्वानों को पुरस्कृत करने में और दूसरा चतुर्थांश विभिन्न संप्रदायों को दान देने में खर्च करता था। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो कह रहा है कि जो हर्षवर्धन थे वो सरकारी जमीन की आय का एक चतुर्थांश विद्वानों को पुरस्कृत करने और दूसरा चतुर्थांश था कि वो विभिन्न संप्रदायों को दान में देने के खर्च करते थे। आगे देखते हैं। उसने अपने राज्य में सर्वत्र मांसाहार का निषेध कर दिया था। देखिए दोस्तों, उनके राज्य में कोई भी मांसाहारी नहीं था, वो सब हटा दिए थे, ठीक है। वेनसांग ने उस काल के नाना प्रकार के वस्त्रों का विशेष उल्लेख किया है। जो वेनसांग है उन्होंने उस काल में नाना प्रकार के, ठीक है, वस्त्रों का विशेष उल्लेख किया है। हर्ष बहुत उदार तथा दयालु प्रकृति का शासक था। जो हर्ष थे वो बहुत ही उदार और दयालु प्रकृति के एक शासक थे। वह एक साथ ही राजा और कवि, योद्धा और विद्वान, राजसी और साधु स्वभाव का था। जो हर्षवर्धन थे उनमें क्या थे, देखिए, वो एक साथ में राजा और कवि थे, ठीक है, योद्धा और विद्वान भी थे, राजसी और साधु भी थे। ये सारे स्वभाव उनमें थे, ठीक है। आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म का अध्ययन पूरा कर वेनसांग चीन लौट गया। जब बौद्ध धर्म का उसे अध्ययन हो गया तो वेनसांग चीन लौट गया और उसने लिखा, क्या लिखा है, चलिए देखते हैं। मैंने अनेक राजाओं के संपर्क में आया किंतु हर्ष जैसा कोई नहीं। वो लिखते हैं कि मैं अनेक राजाओं के संपर्क में आया, मैंने अनेक राजाओं से मिला, परंतु
हर्ष जैसा कोई राजा नहीं था। आगे देखते हैं, वो कहते हैं कि मैंने अनेक देशों में भ्रमण किया है किंतु भारत जैसा कोई नहीं। वो अभी ये सब कह रहे हैं ह्वेनसांग, ठीक है। वो कह रहे हैं कि मैं बहुत सारे देशों में गया किंतु भारत जैसा कोई देश नहीं था। भारत वास्तव में महान देश है और उसकी महत्ता का मूल है। देखिए दोस्तों, वो कहते हैं कि भारत वास्तव में एक महान देश है और उसकी महत्ता का एक मूल है। उसकी जनता और हर्ष जैसा उसके शासक, उसकी महत्ता का मूल क्या है, तो उसके जैसा जो जनता है वो रहना चाहिए और हर्ष जैसा एक शासक रहना चाहिए। यही कारण है कि भारत जो है एक महान देश है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।